आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा गांव शक और डर के चलते एक भयानक त्रासदी की आग में जल जाता है। चलिए इस कहानी के सच को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सूखे से, एक बेचैनी से। सोचिए खेतपुर गांव, जहां 3 महीने से एक बूंद पानी नहीं बरसा। जमीन फट चुकी है, आसमान की तरफ देख रही है और रोज पीले धूल भरे बादल आते तो हैं पर बिना बरसे ही चले जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं था, ये उस गांव के लोगों के मन का हाल था। हताशा और अंधविश्वास के कगार पर खड़े लोग। हर बड़ी त्रासदी की शुरुआत एक बहुत ही नाजुक संतुलन के टूटने से होती है। खेतपुर में भी ऐसा ही एक संतुलन था। एक तरफ गांव का सूखा और दूसरी तरफ वहां की एक बेहद सम्मानित वैद्य। और इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में थी सावित्री। लोग उन्हें प्यार से, इज्जत से वैद्य माई बुलाते थे। वो सिर्फ जड़ी बूटी देने वाली कोई आम वैद्य नहीं थी, वो तो जैसे जीवन देने वाली थी। किसी को बुखार हो या कोई औरत बच्चे को जन्म दे रही हो, गांव की हर सांस, हर उम्मीद वैद्य माई से जुड़ी थी। वो गांव का सहारा थी। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये कहानी का वो मोड़ है जहां बरसों की इज्जत एक पल की दहशत में जलकर राख हो जाती है और एक जान बचाने वाली को जान लेने वाला मान लिया जाता है। जरा उस रात के मंजर को महसूस कीजिए। रात का तीसरा पहर चल रहा है, रूपा दर्द से चीख रही है और फिर एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। एक पल के लिए सबको लगता है चलो सब ठीक हो गया, लेकिन ये राहत बस एक पल की थी। किसी ने अंदर झांका तो देखा कि रूपा मर चुकी है। उसके होंठ नीले पड़ गए थे। बस उसी एक पल में भीड़ का डर, शक और अंधविश्वास सब मिलकर एक भयानक गुस्से में बदल गया। और यहीं पर हम देखते हैं कि कैसे एक ही रात में सावित्री की पहचान को पूरी तरह बदल दिया गया। जो कल तक जीवन देने वाली वैद्य माई थी, आज वो जान लेने वाली चुड़ैल बन चुकी थी। ये बदलाव इतना अचानक था, इतना क्रूर, और इसका आधार कोई सबूत नहीं, सिर्फ डर था। गांव से निकाले जाने से पहले सावित्री ने ये जो कहा था ना, ये कोई धमकी नहीं थी। नहीं, ये एक भविष्यवाणी थी कि वो राख कुछ जरूर कहेगी। ये कहानी का अंत नहीं था, ये तो एक कहीं ज्यादा भयानक अध्याय की बस शुरुआत थी। तो अब कहानी उस अंधेरे में उतरती है जहां बेइज्जती और दर्द मिलकर बदले की आग बन जाते हैं। जंगल के उस घने सन्नाटे में सावित्री का दुख एक जानबूझकर किए गए, एक सोचे समझे काले जादू का रूप ले लेता है। और बदला लेने का ये तरीका देखिए कितना भयानक है। ये सिर्फ गुस्से में किया गया काम नहीं था, नहीं, ये एक पूरा अनुष्ठान था। एक एक कदम सोच समझ कर उठाया गया था। गड्ढा खोदना, मिट्टी का पुतला बनाना और फिर उसे दफनाना। सावित्री का हर कदम उसके दर्द को एक जानलेवा हथियार में बदल रहा था। और अब वो श्राप जाग उठता है। कहानी का क्लाइमैक्स यहां से शुरू होता है और हम देखते हैं कि ये श्राप कितना सटीक और कितना बेरहम है। इसका पहला निशाना कौन था? वही जिसने सबसे जोर से उंगली उठाई थी, गांव का मुखिया। श्राप का पहला संकेत, एक अजीब सी सड़ांध। ये वो बदबू थी जो दीवारों में, हवा में बस गई थी, जो साफ साफ बता रही थी कि अब इस घर पर किसी बहुत बुरी शक्ति का साया है। पर यह श्राप सिर्फ घर के अंदर नहीं रुका, वो मुखिया की रोजी रोटी, उसके लहलहाते खेतों तक पहुंच गया। सारी फसलें सड़ने लगी। ये हमला हर तरफ से हो रहा था, उसे पूरी तरह तोड़ने के लिए। लेकिन श्राप का सबसे खौफनाक रूप दिखा मुखिया की पत्नी लता पर। सोचिए, उसके बाल काले काले गुच्छों में झड़ रहे थे, स्किन पर अजीब नीले हरे निशान बन रहे थे, हाथ इतने ठंडे थे जैसे बर्फ के हों, और रात में वो ऐसी भयानक चीखें मार कर उठती थी कि आवाज इंसान की लगती ही नहीं थी। ये श्राप उसे धीरे धीरे तिल तिल कर खत्म कर रहा था। और फिर पंडित हरिनाथ ने उस डर पर मुहर लगा दी जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता था। उनके शब्द एक ऐलान थे कि अब लड़ाई किसी बीमारी या इंसान से नहीं, एक अनदेखी, एक शैतानी ताकत से है।
अब श्राप को तोड़ने की एक आखिरी हताश कोशिश शुरू होती है। ये क्लाइमैक्स का दूसरा और शायद सबसे डरावना हिस्सा है। आधी रात का अंधेरा और इंसान और उस शैतानी ताकत का आमना सामना। पंडित जी ने बताया कि श्राप की जड़ उस पुराने मंदिर के नीचे दबी है। तो डरते डरते कांपती मशालों की रोशनी में वो लोग उस जगह को खोदना शुरू करते हैं। पर सवाल ये था कि आखिर जमीन के नीचे ऐसा क्या था जो इतनी तबाही मचा रहा था? और जो चीज बाहर निकली वो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। मिट्टी का एक पुतला जो बिल्कुल लता का एक छोटा बिगड़ा हुआ रूप था, उसी के दुपट्टे में लिपटा हुआ, उसी के बालों के साथ। ये बदला बहुत पर्सनल था, बहुत क्रूर। और ठीक जब उन्हें लगा कि शायद वो इस श्राप को खत्म कर देंगे, तभी श्राप ने पलटवार किया। पुतले ने आग नहीं पकड़ी और मंदिर के अंधेरे से एक आवाज आई जिसने उनके अंत का ऐलान कर दिया। बचने की सारी उम्मीद वहीं खत्म हो गई। क्लाइमैक्स के बाद आता है कहानी का वो दर्दनाक अंत, जहां हम देखते हैं कि उस रात की नाकाम कोशिश का और सावित्री के श्राप का आखिरी नतीजा क्या निकला। श्राप पूरा हो चुका था। लता की मौत ने उस आवाज की भविष्यवाणी को सच कर दिया था। मुखिया का घर अब मातम और खौफ का एक खामोश गवाह बनकर रह गया था। ये आखिरी मंजर देखिए, ये सिर्फ एक मौत का सीन नहीं है, ये एक पूरी हार की तस्वीर है। लता की लाश जिसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, बगल में पड़ा वो पुतला जिसका गला जला हुआ है, और कोने में बैठा वो मुखिया जो अपनी सुध-बुध खो चुका है। ये तस्वीर चीख चीख कर बता रही है कि बदला पूरा हुआ और उसने सब कुछ तबाह कर दिया। कहानी तो खत्म हो जाती है, पर उसका डर हमेशा के लिए उस गांव में बस जाता है। ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि उस श्राप की छाया, उसकी दहशत आज भी खेतपुर पर मंडरा रही है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, खेतपुर का असली राक्षस कौन था? वो औरत जिसने इतना भयानक श्राप दिया, या फिर वो गांव जिसने एक वैद्य को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया? ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये अन्याय और बदले के उस खतरनाक चक्र के बारे में है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है।